स्टूडेंट, आज हम हमारा अध्याय 11 शुरू करने जा रहे हैं। विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। 10 मई 1857 की दोपहर बाद मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। तो मेरठ में कौन सा विद्रोह हुआ, मेरठ छावनी में किसने विद्रोह किया और ये विद्रोह कब हुआ, ठीक है। तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। हलचल की शुरुआत भारतीय सैनिकों से बनी पैदल सेना से हुई, जो जल्द ही घुड़सवार फौज और फिर शहर तक फैल गई। शहर और आसपास के देहात के लोग सिपाहियों के साथ जुड़ गए। सिपाहियों ने शस्त्रागार, जहां पर शस्त्र रखे जाते हैं, कब्जा कर लिया, जहां हथियार और गोला बारूद रखे थे। इसके बाद उन्होंने गोरों पर निशाना साधा और उनके बंगलों, साजो सामान को तहस नहस करना शुरू कर दिया, जलाना फूकना शुरू कर दिया। रिकॉर्ड दफ्तर, जहां दस्तावेज रखे जाते हैं, रिकॉर्ड दफ्तर, जेल, अदालत, डाक खाने, सरकारी खजाने जैसी सरकारी इमारतों को लूट कर तबाह किया जाने लगा। शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। अंधेरा पसरते ही सिपाहियों का एक जत्था घोड़ों पर सवार होकर दिल्ली की तरफ चल पड़ा। यह जत्था 10 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। 11 मई को, आपको याद रखना है, 11 मई को लाल किले के फाटक पर पहुंचा। रमज़ान का महीना था। मुग़ल सम्राट बहादुर शाह नमाज पढ़कर और सहरी खाकर उठे थे, यानी कि रोज़े के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन। सहरी किसे कहते हैं? रोज़े के दिनों में सूरज उगने से पहले का भोजन खाकर उठे थे। उन्हें फाटक पर हो हल्ला सुनाई दिया। बाहर खड़े सिपाहियों ने जानकारी दी कि हम मेरठ के सभी अंग्रेज़ पुरुषों को मार कर आए हैं, क्योंकि वे हमें गाय और सूअर की चर्बी में लिपटे कारतूस दांतों से खींचने के लिए मजबूर कर रहे थे। इससे हिंदू और मुसलमान सबका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब तक सिपाहियों का एक और जत्था दिल्ली में दाखिल हो गया। शहर के आम लोग उनके साथ जुड़ने लगे। बहुत सारे यूरोपियन लोग मारे गए। दिल्ली के अमीर लोगों पर हमले हुए और लूटपाट हुई। दिल्ली अंग्रेज़ों के नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। कुछ सिपाही लाल किले में दाखिल होने के लिए दरबार के शिष्टाचार का पालन किए बिना बेधड़क किले में घुस गए थे। उनकी मांग थी कि बहादुर शाह उन्हें अपना आशीर्वाद दें। सिपाहियों से घिरे बहादुर शाह के पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई चारा न था। इस तरह इस विद्रोह ने एक वैधता हासिल कर ली, क्योंकि अब इसे मुग़ल बादशाह के नाम पर चलाया जा सकता था। यहाँ पर मुग़ल बादशाह का चित्र दिखाया गया है आपको। 12 और 13 मई को उत्तर भारत में शांति रही, लेकिन जैसे ही यह खबर फैली कि दिल्ली पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है, बहादुर शाह ने विद्रोह को अपना समर्थन दे दिया है, हालात तेज़ी से बदलने लगे। गंगा घाटी की छावनियों और दिल्ली के पश्चिम की कुछ छावनियों में विद्रोह के सवर तेज होने लगे। विद्रोह का डर्रा। यदि विद्रोह का ढर्रा, यदि इन विद्रोहों को तारीख के हिसाब से सिलसिलेवार रखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे जैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे विद्रोह की खबर एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचती गई, वैसे वैसे सिपाही हथियार उठाते गए। हर छावनी में विद्रोह का घटनाक्रम कमोबेश एक जैसा था। यहाँ फिरंगी वर्ड यूज़ किया गया है। फिरंगी भाषा का शब्द है फारसी भाषा। फिरंगी फारसी भाषा का शब्द है जो संभवतः फ्रैंक, जिससे फ्रांस का नाम पड़ा है, से निकला है। इसे उर्दू और हिंदी में पश्चिमी लोगों का मजाक उड़ाने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुए? सिपाहियों ने किसी न किसी विशेष संकेत के साथ अपनी कार्रवाई शुरू की। कई जगह शाम के समय तोप का गोला दागा गया, तो कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया।
सबसे पहले उन्होंने शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा। इसके बाद उन्होंने जेल, सरकारी खजाने, टेलीग्राफ दफ्तर, रिकॉर्ड रूम, बंगलों, तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया। सारे रिकॉर्ड जलाते चले गए। गोरों से संबंधित हर चीज़, हर शख्स हमले का निशाना था। हिंदू और मुसलमानों तमाम लोगों को एकजुट होने, फिरंगियों को सफाया करने के लिए हिंदू, उर्दू और फारसी में अपीलें जारी होने लगी। तो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि हिंदू और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए, फिरंगियों का सफाया करने के लिए किन भाषाओं में अपीलें जारी होने लगी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हिंदी, उर्दू और फारसी सभी में अपीलें जारी होने लगी। विद्रोह में आम लोगों के भी शामिल हो जाने के साथ साथ हमलों का दायरा फैल गया। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे शहरों में साहूकार और अमीर भी विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बने। तो देखें कहाँ कहाँ फैला, लखनऊ, कानपुर और बरेली। किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेज़ों का पिट्ठू मानते थे। ज़्यादातर जगह अमीरों के घर बार लूट कर तबाह कर दिए गए। सिपाहियों की कतारों में छिटपुट विद्रोह ने जल्दी एक चौतरफा विद्रोह का रूप ले लिया। शासन की सत्ता और सोपानों की सरेआम अवहेलना होने लगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसमें विद्रोह का दृश्य आपको दिखाया गया है। मई जून के महीने में अंग्रेज़ों के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। अंग्रेज़ अपनी ज़िंदगी और घर बार बचाने में फंसे हुए थे। जैसा कि एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा, ब्रिटिश शासन ताश के किले की तरह बिखर गया। असामान्य समय में सामान्य जीवन। विद्रोह के महीनों में शहरों में क्या हुआ? उथल पुथल के उन दिनों में लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे थे? सामान्य जीवन किस तरह प्रभावित हुआ? ये पैराग्राफ टाइप में क्वेश्चन है। पैराग्राफ टाइप में क्वेश्चन आएंगे आपके, तो आपको ये जो इस कलर में जो दिया गया है पैराग्राफ, आपको इस तरह के हर एक पैराग्राफ को रिवाइज़ करना है। ठीक है, तो पैराग्राफ आपका कहीं से भी आ सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि हर एक पैराग्राफ को जो बीच बीच में आए उसको आप रिवाइज़ करें। विभिन्न शहरों की रिपोर्टों से पता चलता है कि सामान्य गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी। यही हालात सब्जियों और साग पालक के भी हैं। लोग इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि बाज़ारों में कद्दू और बैंगन तक नहीं मिलते। आलू और अरबी अगर मिलती भी है तो बासी सड़ी जैसे कुंजड़ों ने रोक कर रखा हुआ था। शहर में स्थित बाग बगीचों से कुछ माल चंद इलाकों तक पहुंच जाता, लेकिन गरीब और मध्य वर्ग वाले उन्हें देखकर बस होठों पर जीभ भिरा कर रह जाते, क्योंकि वे चीज़ें खास लोगों के लिए ही हैं। यहाँ एक और चीज़ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है। मामला है कि पानी भरने वालों ने पानी भरना बंद कर दिया है। गरीब शुरफा लोग खुद घड़ों में पानी भरकर लाते हैं, तब जाकर घर में खाना बनता है। हलाल खोर हराम खोर हो गए हैं। हलाल खोर कौन है? जो काम करने वाले हैं। कई दिनों से बहुत सारे मोहल्लों में कोई आमदनी नहीं हुई। यही हालात बने रहे तो ज़िंदगी, मौत और बीमारियां शहर की आबो हवा ख़राब कर देंगी। शहर महामारी की गिरफ्त में आ जाएगा, यहाँ तक कि आसपास के इलाके भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। ये दोनों रिपोर्ट तथा उस दौरान दिल्ली के हालात के बारे में इस अध्याय में, इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है उस समय के बारे में कि वहाँ पर जब विद्रोह हुआ तो स्थिति कितनी भयावह हो गई थी। संचार के माध्यम। अलग अलग स्थानों पर विद्रोह के ढर्रे में समानता की वजह आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय में निहित थी। इसमें कोई शक नहीं कि विभिन्न छावनियों के सिपाहियों के बीच अच्छा संचार बना हुआ था। जब 7वीं अवध इरेग्युलर कैवेलरी ने मई की शुरुआत में नए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने 48 नेटिव इन्फेंट्री को लिखा कि हमने अपने धर्म की रक्षा के लिए फैसला लिया है और 48वें नेटिव इन्फेंट्री के हुक्म का इंतज़ार कर रही हैं। सिपाही या उनके संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लबोलुआब ये कि लोग बस बगावत के मंसूबे गढ़ रहे थे और उसी के बारे में बात करते थे। अब नेक्स्ट देखें, सिस्टन और तहसीलदार। ये नेक्स्ट पैराग्राफ दिया गया है आपको। विद्रोह और सैनिक अवज्ञा के संदर्भ में सीतापुर के देसी ईसाई पुलिस इंस्पेक्टर फ्रांसवा सिस्टन का अनुभव हमें बहुत कुछ बताता है। वह मजिस्ट्रेट के पास शिष्टाचारवश मिलने सहारनपुर गया हुआ था। सिस्टन हिंदुस्तानी कपड़े पहने था और आलथी पालथी मारकर बैठा था। इसी बीच बिजनौर का एक मुस्लिम तहसीलदार कमरे में दाखिल हुआ। जब उसे पता चला कि सिस्टन अवध में तैनात है तो उसने पूछा, क्या खबर है अवध की, काम कैसा चल रहा है? सिस्टन ने कहा,
अगर हमें अवध में काम मिलता तो जनाब आली को भी पता चल जाएगा। इस पर तहसीलदार ने कहा, भरोसा रखो, इस बार हम कामयाब होंगे, मामला काबिल हाथों में है। बाद में पता चला कि यह तहसीलदार बिजनौर के विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता था। विद्रोही अपनी योजनाओं को किस तरह एक दूसरे तक पहुंचाते थे, इस बारे में बातचीत हो रही है सिस्टन और तहसीलदार के बीच में। तो तहसीलदार ने सिस्टन को संभावित विद्रोही क्यों मान लिया था? क्योंकि वो अलोथी मार के बैठा था और हिंदुस्तानी कपड़े पहने हुआ था। विद्रोहियों की बनावट और जिन साक्ष्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इन विद्रोहों में एक योजना और समन्वय था, उनको देखकर कुछ अहम सवाल खड़े होते हैं। ये योजनाएं कैसे बनाई गई? योजनाकार कौन थे? मौजूद दस्तावेजों के आधार पर इन सवालों के सीधे सीधे जवाब देना कठिन है। फिर भी इन घटना इस बारे में कुछ सुराग जरूर देती है कि ये विद्रोह इतने सुनियोजित कैसे थे। विद्रोह के दौरान अवध मिलिट्री पुलिस के कैप्टन हियर्स की सुरक्षा का जिम्मा भारतीय सिपाहियों पर था। जहां कैप्टन हियर से तैनात था, वहीं 41वीं नेटिव इन्फेंट्री भी तैनात थी। इन्फेंट्री की दलील थी क्योंकि वे अपने तमाम गोरे अफसरों को ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए अवध मिलिट्री का फ़र्ज़ बनता है कि या तो वे हियर्स को मौत की नींद सुला दें या उसे गिरफ्तार करके 41वीं नेटिव इन्फेंट्री के हवाले कर दें। मिलिट्री पुलिस ने दोनों दलीलें खारिज कर दी। अब यह तय किया गया कि इस मामले को हल करने के लिए हर रेजिमेंट के देशी अफसरों की एक पंचायत बुलाई जाए। इस विद्रोह के शुरुआती इतिहासकारों में से एक चार्ल्स बाल ने लिखा है कि ये पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी। याद रखना है आपको, जो ये सीक्रेट पंचायतें होती थी सभी मिलिट्री के अफसरों की, ये कहाँ होती थी? कानपुर में होती थी। सिपाही लाइनों में ये लोग जुटते थे। इसका मतलब है कि सामूहिक रूप से कुछ फैसले ज़रूर लिए जा रहे थे, क्योंकि सिपाही लाइनों में रहते थे और सभी की जीवन शैली एक जैसी थी। क्योंकि उनमें बहुत सारे प्रायः एक ही जाति के होते थे, इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि वे इकट्ठा बैठकर अपने भविष्य के बारे में फैसले ले रहे होंगे। ये सिपाही अपने विद्रोह के कार्य कर्ता धर्ता खुद ही थे। नेता और अनुयायी बाकी कल करेंगे बेटा, ठीक है। इस नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे हम नेता और अनुयायी से। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।